में से 700 नंबर ला सकता है, वो ज़्यादा बेहतर आपको टिप्स देगा कि किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, साल भर कैसे डेडिकेटेडली काम करना है, नहीं करना है। तो ज़्यादा समय गवाए बिना इसी से आप लोग बात कीजिए और पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी को हेलो, सबसे पहले एक बार ताली हो जाए बच्चे के लिए यार। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहा कि हर सब्जेक्ट को किस तरीके से हमको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन के दौरान ये याद रखना है कि नीट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये है कि आप जब बायो पढ़ोगे उसका वो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपेरिजन में डबल टाइम देना पड़ेगा। अब मैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ। जैसे बायो के अंदर है कि सबको पता है कि एनसीईआरटी ही मेन है और एनसीईआरटी से ही लगभग पूरा पेपर आता है। अब बात ये है कि वो तो 22 लाख बच्चों को ही पता है, उसे मैं ही यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तो उसका एक तरीका होता है एनसीईआरटी भी पढ़ने का। सबसे पहले कि जैसे आप इन जनरल एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको हाईलाइट करते हैं। अब एक तो ये है कि हमको हाईलाइट का मतलब पता होना चाहिए कि हाईलाइट का मतलब वो है जो हम एंड में रिवाइज करने वाले हैं। अब अगर आपने हाईलाइट के अंदर ही पूरी एनसीईआरटी रंग दी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फिर एंड में भी पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट है आप उसी को हाईलाइट ही करें। जो आप सर बताएं कि बेटा इससे क्वेश्चन आया या इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, आप उसको हाईलाइट मेनली कर लें। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि एनसीईआरटी में भी और किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि एंड में जो इकोलॉजी चैप्टर आते हैं इसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। तो आप जैसे ही चैप्टर खोलते हैं तो जहाँ चैप्टर का नंबर लिखा होता है वहाँ पे बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है। तो आप वहाँ पे मेक श्योर करें कि जितने भी डेटा है, साइंटिस्ट के नाम है या जितने भी एनिमल्स के नंबर दे रखे हैं, आप उनको वहाँ पे नोट डाउन कर लें। जब भी आपको 10-15 मिनट फ्री मिले आप उसको पढ़ें एक बार और उसको कोशिश करें किसी गाने या किसी ट्रिक के अंदर आप उसको डाल दें, ताकि जब भी आपके पेपर में वैसा कोई क्वेश्चन आपको तुरंत वो याद आ जाए। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर फिर ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन आती है। इनिशियली तो उनसे बहुत डर लगता है कि इतनी सारी रिएक्शन कैसे होंगी, बट इवेंचुअली जैसे जैसे आपका नीट पास आएगा आपको बार बार उसके क्वेश्चन आएंगे। आप उसको सारी रिएक्शन एक पेज पे लिख लें, वीक में एक बार बस उस पेज को पढ़ लें, आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे। मेन मैं बोलूँगा जो एंड के चैप्टर होते हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और बायोमॉलिक्यूल, उनको हम इन जनरल छोड़ देते हैं या फिर पढ़ते उतने अच्छे से नहीं है, बट आपको वो अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है कि नीट में आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आप करेंगे जैसे आप पहले तो एक बार चैप्टर की रीडिंग कर लें, सेकेंड टाइम जब भी आप चैप्टर रीड करें एक पेपर लेकर रखें अपने साथ, और जितने भी आपको ड्रग्स के इंपॉर्टेंट नाम लग रहे हैं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम लगे उसको वहाँ पे की नोट कर लें। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इस बार अगर आपने जेईई मेंस के पेपर देख रहे हो तो जो अमीनो एसिड के एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, आप हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा हो कि उसके जो वर्ड, उसके जो एक लेटर वर्ड भी दे रखे हैं हर एक अमीनो एसिड के, एनटीए ने उससे तक क्वेश्चन पूछ लिए। और बहुत हाई चांस होती है कि जो क्वेश्चन जेईई मेंस में आया अगले साल वही क्वेश्चन नीट में मोरलेस सेम तरीके से आ जाता है, तो आप उसको याद कर लेना। इसलिए जो बहुत से ऐसे जिनके अमीनो एसिड के लेटर उनके नेम से डायरेक्ट मैच नहीं करते, उनको तो स्पेशली रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हमको एनसीईआरटी के जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी डेटा हैं, और उन सबको अच्छे से मेमोराइज करना है। जैसे जो स्टार्टिंग के चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, वो तो फिर भी एक बार को थ्योरेटिकल है तो हमसे याद हो जाते हैं। एंड के जो चैप्टर हैं जो 12th के एंड में आते हैं, डी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, उनको आपको बार बार उनकी एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको उसका एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, आप दूसरी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी। आप उसको मैं बोलूँ 10 बार पढ़ोगे आपको 10वीं बार भी उसमें कोई ना कोई नई लाइन मिलेगी ही मिलेगी। उसमें जो डेटा दे रखे हैं टेबल्स, कभी कभी हम टेबल छोड़ देते हैं कि टेबल के डेटा नहीं करते। अब डेटा ना हो तो एटलीस्ट जो ट्रेंड्स है, जैसे M+3 से M+2 जाने का ऑर्डर, M+2 से M0 जाने का ऑर्डर, उसका एटलीस्ट ऑर्डर और उसकी ट्रिक जो आपके सर भी आपको जरूर बताएंगे, आप वो ट्रिक याद कर लीजिए। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 टाइप के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा थर्मोडायनामिक और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब वो चैप्टर है प्योरली क्वेश्चन बेस्ड। अब उसमें आपको करना क्या है, जैसे आपके क्लास में चैप्टर खत्म हो, आप एक बार वो चैप्टर पढ़ लें और वहीं पे नोट्स के अंदर 1 से 2 पेज छोड़ दें, और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप उसको नोट कर लें। और एक बात याद करें, ये चीज़ आपको वो चैप्टर खत्म होने के विदिन 1-2 वीक में कर लेनी है। आपको उसको बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी जो 1-2 महीने नीट के होते हैं तब आप पे इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चैप्टर खोलें और उसके सारे फॉर्मूला देखें फिर उसको वापस छापें। वो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और अगर आपने अभी वो चीज़ कर ली तो एंड में आपको बहुत ईजी रिविजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब सर क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत से क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं उनमें कोई ट्रिक होती है जो हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते, उसको वहीं पे हाईलाइट कर लें या फिर स्टार मार्क कर दें, ताकि जब भी आप नोट्स पलटें तो आपका ध्यान सीधे उस क्वेश्चन पे जाए और आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स की वैल्यू ले सकें। और जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अब जो 12th के चैप्टर हैं, जैसे सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, उनको आप एकदम बायो की तरह ही पढ़ें कि बिल्कुल एनसीईआरटी खोली
वही लाइन टू लाइन पढ़ी, हाईलाइट करी और बार बार रिवाइज करी, क्योंकि वो भी बिल्कुल